तो आज हम डिस्कशन करें कि कैसे हम स्विच की मदद से एक रेस्टोरेंट एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो पहले मैंने स्विच का एक सिंपल सा सिंटेक्स अपने फ्रेंड्स के लिए लिखा है जिनको स्विच का सिंटेक्स ना पता हो। हमेशा की तरफ में मेन प्रोग्राम एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है और यूजर को असिस्ट किया कि वो क्या क्या प्रेस कर सकता है, 1 2 3 या 4 में से कोई एक नंबर प्रेस कर सकता है। स्कैनफ की मदद से हमने एक नंबर इनपुट कर लिया और स्विचिंग परफॉर्म किया कि अगर वैल्यू कोई 1 इनपुट करे तो उस केस में समोसा की प्राइस हो जाए ₹10 और फिर ब्रेक हो जाए। इसी तरह से कोई 2 इनपुट का तो जलेबी की कॉस्ट आ जाए, 3 इनपुट का तो टी की कॉस्ट आ जाए। हम चाहते कि 4 एग्जैक्टली ऑप्शन है, तो हम चाहते कि लिखा जाए थैंक्स विजिट अगेन। 1 से लेके 4 के अलावा यूजर कोई और कुछ प्लेस करता है तो उस केस में लिखा जाएगा एंडेड चॉइस। इस प्रोग्राम में हम कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पे लाइन छोड़ी है और हमने यहाँ भी लाइन छोड़ी है। अब हम सीखना चाहेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। अभी हमारा जो प्रोग्राम है केवल एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो, तो जंप की मदद से हम जंपिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। यूज टू मूव प्रोग्राम कंट्रोल, यूज टू मूव प्रोग्राम कंट्रोल to the specific position within the program known as label. करंटली जिस लाइन को हमारा कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। तो अभी क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम कंट्रोल सीक्वेंस चलता है, पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। लेकिन गोटो की मदद से हम प्रोग्राम कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक लाइन पे मूव कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कर सकते हैं, और उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। लेबल कैन बी एनीवेयर इन द प्रोग्राम। Which makes program flow difficult to understand. For large programs, अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोग्राम काफी बड़ा है तो उसके प्रोग्राम का फ्लो समझने में डिफिकल्ट हो जाएगी। दिस इज द रीजन वाई इट इज नॉट इन मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो इसी कारण से जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है उनमें से गोटू को हटा दिया गया है। अब मैं थोड़ी देर आपको लेके चलता हूँ जावा में। हालांकि जावा में गोटू स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन तो भी जावा की जो डेवलपर्स ने गोटू को रिजर्व रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम यूज करके देखिए कि हम गोटू यूज कर पाएंगे या नहीं जावा में। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 5। ये वर्क करेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक वेरिएबल दूँ जिसका मैं नाम कह दूँ गोटू इक्वल टू 6। हालांकि हम जानते हैं कि जावा में गोटू नहीं है, लेकिन तो भी जावा के डेवलपर्स ने गोटू को रिजर्व रखा है जिससे कि कोई उसका मिसयूज ना करे। ठीक। तो भविष्य में जब आप जावा सीखो तो जावा का कैंपस पूछने की जावा में गोटू नहीं होता तो हम गोटू नाम का वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि भले वो जावा में नहीं लेकिन उसे रिजर्व रखा गया है। चलिए ऐसे एक हमने कांस्टेंट कीवर्ड पढ़ा था सी लैंग्वेज में। कॉन्स्ट यहाँ पे अलाउड है या नहीं? देखो कॉन्स्ट भी अलाउड नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि जावा में क्या यूज होता है, फाइनल। तो इवन तो दिस आर नॉट इन जावा बट दिस आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। चलिए अब सिंटेक्स देखा जाए तो दो सिंटेक्स हैं। सिंटेक्स फर्स्ट है लेबल अबव गो टू, यानी पहले लेबल होगा फिर गो टू होगा। सेकंड सिंटेक्स में लेबल बिलो गो टू,
तो देखिए कैसे इसका सिंटेक्स से पहले हम लिखेंगे लेबल। अब लेबल की पहचान है कि कॉलन यूज होता है। तो जहां पे भी हमने कुछ नेम देखी कॉलन दे दी तो क्या लगा लेबल। अब यहाँ पे हम जितने चाहते हैं स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। वी कैन हैव एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। और लास्ट में क्या गो टू, फिर कहाँ गो टू करना है लेबल। अब यहाँ पे समीकरण है। तो जहां में लेबल बनाया वहां पे कॉलन यूज होगा, लेकिन गो टू क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगाना है समीकरण, तो यहाँ पे समीकरण यूज होगा। अब सेकंड सिंटेक्स में क्या होगा, पहले गो टू होगा, फिर खूब सारे स्टेटमेंट्स होंगे, और लास्ट में क्या होगा एक लेबल होगा, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। अब छोटे प्रोग्राम में ये ढूंढना बड़ा आसान है कि लेबल हमने ऊपर बनाया कि नीचे बनाया है, लेकिन अगर प्रोग्राम बड़ा है तो हो सकता है कि डेवलपर ने कुछ गो टू ऊपर भेजी हो, कुछ गो टू नीचे भेजी हो। अब जिसने कोड बनाया उसको तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टीम में अकेला वही डेवलपर नहीं है, कुछ और भी मेंबर्स हैं, तो बाकियों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लो को समझना। तो काफी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया करती थी कोबोल। आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं उनकी कोडिंग कोबोल में की हुई है। तो कोबोल में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्विचिंग का या जंपिंग का, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेजेस में कुछ और अल्टरनेटिव्स दिए गए बेहतर प्रोग्रामिंग करने के लिए। हमने जो सिंटेक्स पढ़ा गोटू का, अब वही सिंटेक्स हमें प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है लेबल, फिर खूब सारे स्टेटमेंट, फिर गोटू लेबल। तो क्यों ना मैं सिंटेक्स फर्स्ट का यहाँ यूज करूँ। हमने यहाँ पे लाइन छोड़ी थी फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पे हम किसी लेबल का नाम दे दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से हेलो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनी मीनिंगफुल। जैसे हमारे कई फ्रेंड यहाँ पे बिगिन दे देते हैं या स्टार्ट दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं हेलो देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पहचान क्या है कि इसमें क्या लगना चाहिए कॉलन, तभी क्या कहलाएगा लेबल। अब फायदा क्या है, मैं नीचे कंडीशन दे रहा हूँ, हम जानते हैं कि बाहर निकलने का ऑप्शन क्या है 4, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, जहाँ पे हमने 2 लाइन छोड़ी थी यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि क्या चॉइस 4 नहीं थी। इसे नॉट इक्वल टू कहते हैं। अगर चॉइस 4 ना हो तो वापस कहाँ चला जाए, गो टू। तो वैसे कहता था कि प्रोग्राम कंट्रोल टॉप टू बॉटम एक ही बार चलता था, लेकिन जैसे ही वो देखे थे कि हमारी चॉइस 4 नहीं है, तो वापस हमें कहा भेज दिया हेलो पे, और हेलो हमने कहा बनाया यहाँ पे। अब टेक्निकली अगर आपने यहाँ पे नाम स्टार्ट दिया होता तो यहाँ पे भी नाम आप क्या कर देते स्टार्ट। लेकिन जामशकी में गलत नेमिंग कर रहा हूँ लेबल्स की, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी नेमिंग हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे उन्होंने नाम दे दिया अमर, कहीं बीच में उन्होंने बना दिया एंथनी, फिर कहीं बना दिया अकबर। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, जिससे कि प्रोग्राम का फ्लो समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ से हम ये अननेसेसरी लेबल्स हटा देते हैं और यहाँ पे वापस हम कर देते हैं हेलो, या जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं वेलकम कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा गो टू वेलकम। हाँ, कॉलेज में जब आप ये प्रोग्राम बनाए तो गिव सम मीनिंगफुल नेम, जैसे बिगिन, क्योंकि आप ऐसे की नेमिंग देंगे तो टीचर को भी थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आएंगी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमने फाइल में कहा न्यू और एम्प्टी फाइल, और इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर देते हैं। तो कंप्लीटली वही कोड है, बस यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 4 पे गो टू वेलकम कर दिया है। अब इसे कंपाइल कर लिया जाए और रन किया जाए।
तो मुझसे पूछा है कि आपको क्या ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जलेबी खाना। जलेबी के मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, 40 रुपए, लेकिन थैंक्स टू गो टू स्टेटमेंट मुझे वापस ऊपर लेके गया और फिर से लॉजिक रिपीट हो रहा है कि अब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा अब ऊपर से मैं चाय पीना चाहता हूँ, हालांकि कुछ नमकीन पहले ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि मुंह मीठा हो जाता है, फिर नमकीन, नमकीन और फिर मीठा, तेरे क्या दोस्तों। अब बस अब और कुछ नहीं चाहिए, तुमने कहा एग्जिट। अच्छा, अब कई दोस्त में नाराज हो जाते हैं, वो कहते सर स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं आ रही, तो हम चाहे तो स्क्रीन क्लियर भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके में लगाना पड़ेगा हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच, और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिस्टम CLS। हमारे कई दोस्तों को टर्बो सी में वर्क करने की हैबिट है, तो टर्बो सी में चलता है CLR SCR, जो कि GCC में वर्क नहीं करता, जबकि सिस्टम CLS सभी में वर्क करता है। तो जब भी स्क्रीन क्लियर करनी हो तो सिस्टम CLS। अब मेरे कई ऐसे दोस्त जो यूनिक्स, लाइनिक्स या मैक में वर्क करते हैं, तो यूनिक्स, लाइनिक्स और मैक में क्लियर कमांड का यूज करेंगे क्योंकि सिस्टम की मदद से कमांड एग्जीक्यूट होता है, तो विंडोज में CLS, जबकि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या चलता है, क्लियर। अच्छा, हम चाहेंगे कि स्क्रीन रुकी रहे, तो उसके लिए हम इंक्लूड करेंगे convert.h, क्योंकि हमने काफी दिन पहले एक फंक्शन पढ़ा था getch। getch का काम है स्क्रीन को रोके रखना जब तक कि हम कोई कैरेक्टर पेश ना करें। अब इसे फिर से सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा इस अप्रोच का। इसे रन किया जाए, हमेशा स्क्रीन क्लियर होके आएगी फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या ऑर्डर करना है, तो जैसे मैंने कहा हुआ समोसा। अब देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग कर्सर का मतलब है कि वेटिंग फॉर द की। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्विच के नीचे गेट स्विच लगाता था। ऐसा अगर हम नहीं करते तो इमीडिएटली वो ऊपर चला जाता, जबकि हम चाहते कि इमीडिएटली ऊपर ना जाए, वो रुका रहे। अब हमने कोई की प्रेस की, अब जैसे की प्रेस की तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, सिस्टम CLS, जिस कारण से स्क्रीन क्लियर हो गई। और अब हमसे कह रहा है कि आपको क्या ऑर्डर करना है, हमने कहा तो लिखा रहा है भाई जलेबी ₹4। अब देखिए फिर से कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ, बाहर आता हूँ और गेट स्विच में यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि गेट स्विच की क्यों जरूरत है यहाँ पे। अब होगा क्या कि सिस्टम इमीडिएटली मैसेज प्रिंट करके इमीडिएटली ऊपर स्क्रीन क्लियर कर देगा, जिस कारण से हमें प्राइस नहीं दिखेगी। चलिए इसे फिर से कंपाइल करते हैं। और इसे रन करते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमने कहा 1 समोसा, इमीडिएटली प्राइस शो के इमीडिएटली स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हल्का सा समोसे का कॉस्ट आपको दिखा था, एक फिर देखिएगा, लेकिन क्योंकि वो इमीडिएटली स्क्रीन क्लियर कर देगा तो हमें पढ़ने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समोसे की प्राइस शो ही ऊपर गया, उसने स्क्रीन क्लियर कर दी। तो हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन को क्लियर करने से पहले रुका रहे, इस कारण से हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, गेट स्विच। तो टेक्निकली गेट स्विच का मतलब है गेट कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स एनी की। तो जब तक हम कोई कैरेक्टर या की प्रेस नहीं करेंगे वो रुका रहेगा। अब गेट स्विच की ई क्यों नहीं, क्योंकि गेट स्विच का मतलब है ई को, कि हम जो प्रेस करेंगे दिखेगा, जबकि हम चाहते हैं कि शो ना हो कि हमने कौन सी की प्रेस की। ऐसे गेट स्विच याद नहीं, क्योंकि वो
कैरेक्टर भी लेता है, फिर एंटर भी प्रेस करना पड़ता है। गेट स्विच की खासियत है, इमीडिएटली आगे चला जाता है। अच्छा, कई सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ लिख देते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। कारण क्या कि मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोई की प्रेस करनी है, लेकिन जो क्लाइंट है उसे नहीं पता कि कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है। अब इसे रन किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कैसे रिजल्ट आएगा। हमने कहा 4, तो लिखा है थैंक्स विजिट अगेन, और फिर लिखा है प्रेस नीड टू कंटिन्यू, क्योंकि हमने 4 प्रेस किया था डायरेक्टली। इसे फिर से रन करते हैं। हमने 1 कहा। अब देखिए जहाँ कर्सर ब्लिंक करता है वहाँ पे टीचर ने मैसेज दिया क्या, प्रेस नीड की टू कंटिन्यू, तो यूजर को पता है कि कोई की दबानी है, तो फिर लिखा जाएगा। अब जहाँ 1 दिखा है दोस्तों, जहाँ एबीसी रेस्टोरेंट लिखा है वहाँ पे लिखोगे बैंक का नाम, बैंक एटीएम। जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे आप पढ़ोगे फास्ट कैश। जहाँ 2 होगा वहाँ लिखोगे फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट, आजकल हमारे एटीएम मशीन में डिपॉजिट भी हो जाता है। थर्ड बैलेंस इंक्वायरी, और फोर्थ कुछ और ऑप्शन। तो टेक्निकली जैसा हमने रेस्टोरेंट एग्जाम्पल बनाया है, सेम वैसे क्या बन सकता है किसी एटीएम का मेन्यू सिस्टम। हालांकि फिजिकली कोई पैसे नहीं मिलेंगे हम उस प्रोग्राम से, लेकिन वी कैन रिलेट कि हाँ भाई ऐसा ऑप्शन एटीएम मशीन में भी हो सकता है। तो T ₹7। नाउ दिस इज आस्किंग फॉर प्रेस नीड टू कंटिन्यू। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाए तो इससे प्रोग्राम बनाए कि हमारे क्लाइंट को दिक्कतें ना आए। हम जानते हैं कि सभी प्रोग्राम्स मेन फंक्शन के लिए डिजाइन होते हैं। तो अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी को पता है कि इनसाइड मेन ही हमें कोडिंग करनी है। हम यूजर से एज पूछ लेते हैं। अब हम कंडीशन दे रहे हैं कि कहीं आपकी उम्र 18 से कम तो नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो गो टू एंड। अगेन यू कैन गिव एनी लेबल। अब यहाँ पे हम कहीं एंड बना देते हैं और फिर लिख देते हैं बाय। तो जैसे हमारे फ्रेंड सागर यहाँ बैठे, उनकी एज अभी 17 ईयर्स है, तो 17 लेस देन 18 ईयर्स। तो टेक्निकली सागर कहाँ चले जाएंगे, एंड में, तो उनको डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, बाय। लेकिन बाकी सभी केसेस में हम कह सकते हैं प्रिंट एफ। अगर इंडिया की बात करें तो हम कह सकते हैं यू कैन वोट। डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं वोटिंग के। पहले इंडिया में 21 ईयर्स था, बाद में फिर उसे कम करके 18 ईयर्स किया गया। तो यहाँ पे देखिए गो टू ऊपर है दोस्तों, लेकिन एंड के नीचे यानी लेबल नीचे। इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे यहाँ ट्राई करना चाहेंगे। इसे फॉर्मेट करने के लिए बस हम राइट क्लिक करेंगे कि कहेंगे फॉर्मेट यूज अ स्टाइल, तो कोडिंग एकदम अरेंज हो जाएगी सिस्टमैटिक। इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। तो सागर की हमने इनपुट की 17 ईयर्स, तो लिखा गया बाय। अब हमने अमिताभ बच्चन की एज इनपुट की 79 ईयर्स, तो लिखा गया यू कैन वोट, और साथ साथ बाय। अब यू कैन वोट के साथ बाय क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल टॉप टू बॉटम सभी लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। सागर के केस में क्या हुआ कि सिस्टम को डायरेक्टली जंप करना पड़ा। तो जैसे हमने इनपुट किया 17,
तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो सिस्टम को डायरेक्टली कहाँ जाना पड़ा, एंड में, जिस कारण से बीच की लाइन स्किप हो गई, जिस कारण से 17 ईयर्स के केस में सिंपली बाय प्रिंट हुआ। लेकिन जब हमने अमिताभ बच्चन की एज इनपुट की 79 ईयर्स, तो क्या 79 लेस देन 18 होता है? नो, कंडीशन फॉल्स थी, जिस कारण से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो हमने जब सेकंड टाइम एंटर एज कहा 79, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो क्या लिखा गया, यू कैन वोट। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम कंट्रोल को रिटर्न 0 तक जाना ही जाना है, इस कारण से उसने और क्या प्रिंट किया, बाय। हाँ, अगर आप चाहते कि बाय प्रिंट ना हो तो एक और गो टू बना दो, जो हमें कहाँ पहुंचा दे, रिटर्न 0 पे। तो मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप चाहते कि बाय ना आए तो एक और लेबल बना लो यहाँ पे। तो उसके समय हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा ब्लॉक बनाने के लिए। सो आई एम मेकिंग ए ब्लॉक, और यहाँ पे लिख रहे हैं गो टू से इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव एनी लेबल, यहाँ पे हम इंडिया बना देते हैं। अब इसे फिर से कंपाइल करें, देखें क्या होगा। अब इसे रन करते, तो अब हमने कहा 79 ईयर्स, तो यू कैन वोट आया, लेकिन यू कैन वोट पे बाय नहीं आया, क्योंकि हमने इस केस में कहा था कि कहाँ में जाना है, इंडिया जाना है। तो इंडिया में डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0। जबकि हमारे लेस देन 18 के केस में क्या था, एंड पे, जिस कारण से क्या बैश। अब हमने यूज किया था ब्रेक स्टेटमेंट। अब सवाल पूछा जाता है कि ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा। अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। जैसे सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। और मैंने ऑर्डर की जलेबी, अब मैंने ऑर्डर की थी जलेबी, लेकिन मुझे किसका पेमेंट करना पड़ा, टी का भी, और साथ साथ थैंक्स का और लिस्ट वाइज भी। इसे फॉल थ्रू कहा जाता है। फॉल थ्रू मीन्स जो केस सेटिस्फाई वाला था वो तो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन उसके आगे के केसेस भी एग्जीक्यूट हुए, जिस कारण से हर स्विच के बाद हमें केस का ब्रेक लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन था फ्लोट a इक्वल टू 1.0। स्विच में कल दो ही डेटा टाइप मिलते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर, जबकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, फ्लोट। तो इसका आंसर है CT, यानी कंपाइल टाइम एरर। रीजन क्या था, ओनली इंट एंड कैर अलाउड इन स्विच। तो स्विच में कोई इंटीजर और कैरेक्टर चलता है, इस कारण से एरर आ जाएगा। अब कैंपस क्वेश्चन 3 में क्या था, कैंपस क्वेश्चन 3 में लिखा है कि हम ऐसा क्या परिवर्तन करें कैंपस क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो काम कर जाए। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कुछ ऐसा है। यहाँ पे लिखा है फ्लोट a इक्वल टू 1.0, यहाँ पर हम लिखेंगे स्विच ब्रैकेट में इंट a, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम, हालांकि a है तो फ्लोट, लेकिन स्विच में उसे क्या एज्यूम किया जाए, इंटीजर। बाकी कोडिंग वैसी की वैसी रहेगी। तो कंक्लूजन निकला कि अगर वो इंटीजर वेरिएबल ना हो तो हम टाइप कास्टिंग करके उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। अब कैंपस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या लिखा गया था, कैंपस क्वेश्चन नंबर 4 में डिफॉल्ट ऊपर दिया गया है, जबकि जब हमने सिंटेक्स पढ़ा तो हमने डिफॉल्ट को नीचे रखा था। तो हमसे कैंपस में पूछा गया कि ये वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, तो हमें इस चीज को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे
तो ये बिल्कुल ओके है, वैलिड। रीजन क्या है? अच्छा, इसका आउटपुट लिखा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा ए। रीजन क्या है? डिफॉल्ट कैन बी स्पेसिफाइड anywhere in switch. Executes when loop is fulfilled. हम जानते हैं कि यहाँ पे एक लूप रखी 1, तो डायरेक्टली वो कहाँ जंप करेगा? केस 1 पे, और केस 1 में क्या लिखा है? ए। वो डिफॉल्ट पे क्यों नहीं गया? क्योंकि डिफॉल्ट तभी चलता है जब केस सेटिस्फाई ना हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं 3 कर देता तो 3 का तो कोई केस नहीं, तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होता? डिफॉल्ट। इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्ट था ये सिखाने के लिए कि डिफॉल्ट हमेशा नीचे और नॉट कंपल्सरी। डिफॉल्ट को हम स्विच में कहीं भी रख सकते हैं, बस एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन फुलफिल ना हो। अब कैंपस क्वेश्चन 5 की बात करें। कैंपस क्वेश्चन 5 में यहाँ पे केस 1 नहीं लिखा, बल्कि लिखा है केस बी लिखा है। यहाँ एरर आ जाएगा। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, सीटी मींस कंपाइल टाइम एरर। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू है या एक ऐसा वेरिएबल जो कांस्टेंट हो। कारण है कि कंपाइलर जब कोड को कंपाइल करता है तब जंप टेबल बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। तो हो सकता है कि कोई डेवलपर आगे चल के क्या लिख दे, बी प्लस प्लस या बी इक्वल टू बी प्लस 5, तो जंप टेबल करप्ट हो जाएगा। इस कारण से कभी भी हम वेरिएबल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते केस में। अब कैंपस क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि हम कुछ ऐसा कर सकते थे, हम लिखते इंटीजर a इक्वल टू 1, लिखते कॉन्स्ट इंट b इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि हमें कैसा वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल। तो कैंपस क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कैंपस क्वेश्चन 5 में क्या करेक्शन करें कि वो उससे चल जाए। अब ये नहीं चल रहा, लेकिन टीचर ने बस क्या बना दिया, कांस्टेंट इंटीजर b इक्वल टू 1, तो चल जाएगा। अब कैंपस क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हमें यहाँ पे कंटिन्यू का यूज किया है, जो कि गलत है, तो यहाँ एरर आ जाएगा। CT यानी कंपाइल टाइम एरर, मिसप्लेस्ड कंटिन्यू। रीजन क्या है? कंटिन्यू इज अलाउड ओनली इनसाइड लूप। आने वाले क्लासेस में लूप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप। So technically continue cannot be used within switch. Continue is used with loop, जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जिसका ऐसे हैप्पी कर देगा एरर आ जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें भी एरर आ जाएगा। CT, रीजन क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड इनसाइड स्विच। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, कि कभी कभी हमारे डेवलपर्स स्विच केस में वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपके हमें लिखा है a इक्वल टू 1, सिस्टम से हम करें कि अगर a 1 है तो इस केस में इंटीजर वेरिएबल b बन जाए, जबकि हम कह रहे हैं कि केस 2 तो क्या वेरिएबल बन जाए, c। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो कभी भी स्विच के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा स्विच के बाहर होना चाहिए। हम बात करते हैं कैंपस क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर लिखा है दोस्तों इंटीजर a इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 3 या कोई भी एक्सप्रेशन, ये वर्क करेगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑल इज वेल।
रीजन क्या है? रीजन है कंपाइलर evaluates 5 minus 3 to 2। भाई सिंपल सी पता है कि कंपाइल जब कंपाइल करेंगे तो दोनों नंबर्स हैं, तो नंबर्स को पता है कि भाई 5 माइनस थ्री कितना होगा, 2 होगा, जिस कारण से वर्क कर जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे गलती से कोई वेरिएबल होता तो दिक्कतें आती, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू से तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा, अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने दो केसेस बनाए, केस बी और केस 65। हम जानते हैं ये एक आस्क की वैल्यू है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता था कि सभी कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ आस्क की वैल्यू होती है। तो टेक्निकली जो मैंने यहाँ पे केस 65 लिखा है वो किसकी आस्क की वैल्यू है? ए की आस्क की वैल्यू है। तो सिंपल से पता है कि कंप्यूटर बी में नहीं जाएगा, बल्कि कौन से केस में जाएगा? 65 में। अब क्योंकि केस 65 में जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? हाई। रीजन क्या रहा? रीजन रहा 65 इज आस्की कोड ऑफ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फिर, क्योंकि रीजन हम ऑलरेडी लिख ही रहे हैं। तो रीजन लिख देते हैं 65 इज आस्की वैल्यू ऑफ, जिस कारण से हमें हाई मिल गया। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, कैंपस क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखा है इंटीजर इक्वल टू 1। यहाँ भी लिखा है केस 1, यहाँ भी लिखा है केस 1, यहाँ पे एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट केस। रीजन क्या रहा? एवरी केस वैल्यू शुड बी डिस्टिंक्ट या यूनिक। तो केस में जितनी भी वैल्यूज होती है वो यूनिक होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने दो बार क्या बना दिया? केस 1, जिस कारण से क्या आ गया फ्रेंड्स? एरर आ गया।